साल 2022 की फरवरी से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष अब अपने सबसे संवेदनशील और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है। 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस समय जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो यह दिखाता है कि हालात अब किसी भी दिशा में निर्णायक रूप ले सकते हैं। जिस तरह से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन रूस को लेकर असमंजस में दिखाई दे रहा है, वो काफी कुछ इशारा करता है। उनकी रणनीतिक समझ पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि रूस को कैसे नियंत्रित किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका भी बहुत अहम साबित हो सकती है, क्योंकि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में भारत की स्थिति काफी प्रभावशाली मानी जा रही है। हाल के घटनाक्रमों में एक बड़ी खबर यह आई है कि यूक्रेन ने स्पाइडर वेब नाम की सैन्य रणनीति को अंजाम दिया है, जिसमें उसने रूस की सीमाओं के भीतर गहराई तक प्रवेश कर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने छोटे आकार के ड्रोन का प्रयोग किया, जिनमें विस्फोटक सामग्री फिट की गई थी। इन ड्रोन की कुल संख्या 117 बताई गई है। यूक्रेन ने इन ड्रोन को खास तौर पर तैयार किए गए ट्रकों के अंदर कंटेनर की तरह फिट किया और इन ट्रकों को रूस की भूमि पर बेहद संवेदनशील ठिकानों के पास पहुंचाया गया। वहां इन्हें दूर से नियंत्रित करते हुए हमले की शुरुआत की गई। इन हमलों में रूस की हवाई सेना को खासा नुकसान पहुंचा, जिसमें उनकी सामरिक हवाई शक्तियों जैसे Tu-95, 95 जैसे अत्याधुनिक विमानों और चेतावनी देने वाले सिस्टम युक्त एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके अलावा एक फैक्ट्री पर भी हमला किया गया, जहां रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण होता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 2 बड़े पुलों को भी निशाना बनाया गया, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। अब इस प्रकार की सैन्य कार्यवाही से वैश्विक सुरक्षा समीकरणों में भी उथल पुथल आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हमले अब सिर्फ सीमित इलाकों तक नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका प्रभाव अन्य देशों की सेनाओं पर भी देखने को मिलेगा। भारतीय सेना को भी अब इस तरह की तकनीकों और तरीकों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जो नई विधियां सामने आ रही हैं, उनका प्रभाव सीधे तौर पर वैश्विक सुरक्षा नीति पर पड़ता है। यूक्रेन द्वारा हाल ही में जो हमला अंजाम दिया गया है, उसे सामान्य सैन्य ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। इसे सीधे सीधे रूस की सामरिक संपत्तियों और परमाणु क्षमताओं को निशाना बनाने वाली कार्यवाही माना जा रहा है। दूसरे महायुद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश कर कोई इतना गंभीर नुकसान कर पाया है। बताया जा रहा है कि रूस को इस हमले में कुल मिलाकर $7 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने यह नुकसान पहुंचाने के लिए उतनी लागत भी नहीं लगाई जितनी राशि का नुकसान हुआ। अब रूस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि इतने सारे ड्रोन से भरे ट्रक और कंटेनर उसकी सीमा के भीतर करीब 5000 किलोमीटर अंदर तक कैसे पहुंच गए। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह सामने आ रही है कि यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने और समन्वय करने के लिए रूस के ही अंदर एक अस्थायी कमांड सेंटर खड़ा किया था, वो भी किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि रूस की मुख्य खुफिया एजेंसी के मुख्यालय के बिल्कुल पास। अगर यह दावा सही है तो यह रूस की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इस हमले के बाद रूस की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। सिर्फ हथियारों और विमानों का नुकसान नहीं, बल्कि कई सैनिकों की जानें भी गईं और वैश्विक स्तर पर रूस की छवि को झटका लगा। यह हमला सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और खुफिया दृष्टि से भी पूरी तरह असफलता का प्रतीक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि $7 अरब से अधिक की आर्थिक क्षति और रूस के भीतर हमला कर देने का दुस्साहस, दोनों ही बातें इस ओर इशारा करती हैं कि यूक्रेन ने एक नई रणनीतिक दिशा पकड़ ली है, जो पारंपरिक सीमाओं और तरीकों से परे है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब हमले के अगले ही दिन रूस के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बातचीत होनी थी। अधिकतर लोगों को यह लगा था कि इतना बड़ा हमला होने के बाद रूस शायद इन बातचीतों में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब रूस ने बातचीत के लिए अपनी टीम भेजी तो विश्लेषकों को यह संकेत मिला कि शायद अब रूस की स्थिति कुछ बदल रही है। कई पश्चिमी थिंक टैंक इसे रूस की झुकने की शुरुआत मान रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को पता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं और उनकी मानसिकता किस हद तक जा सकती है। ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, यूक्रेन अब सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि आक्रामक और रणनीतिक रूप से निर्णायक कदम उठा रहा है और पूरी दुनिया अब इस संघर्ष को नई नजर से देखने लगी है। यूक्रेन के उस साहसी
और अभूतपूर्व हमले की खबर जैसे ही सामने आई, कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई। व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन की इस कार्रवाई की जानकारी अमेरिका को पहले से नहीं थी। यह भी कहा गया कि इस पूरे अभियान में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही और यूक्रेन ने बिना किसी पूर्व सूचना के यह सब किया। मगर जमीनी हकीकत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ऑपरेशन जिनकी योजना, कोऑर्डिनेशन और तकनीकी जरूरतें इतनी जटिल हों, उन्हें बिना किसी बाहरी मदद के सफलतापूर्वक अंजाम देना लगभग असंभव है। यूक्रेन का इस स्तर की तैयारी करना, रणनीतिक लक्ष्य तक पहुंचना और एक सुसंगठित तरीके से ऑपरेशन को लॉन्च करना, ये सब ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका की सहायता इस पूरे मिशन में जरूर रही होगी। अब यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है कि उसने खुद को इस हमले से सार्वजनिक रूप से अलग कर लिया है ताकि आने वाली किसी भी प्रतिक्रिया से वह खुद को सुरक्षित रख सके, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह दुनिया के लिए बेहद अहम सवाल बन गया है। अब अगर जवाबी हमला होता है तो उसके प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देश पहले ही खुद को अलग कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर सीधे तौर पर कोई प्रभाव न पड़े, और इस पूरे घटनाक्रम को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। एक चेतावनी जो यह दिखाती है कि अगर टकराव बढ़ता है तो वो किस हद तक जा सकता है। यूक्रेन के इस कदम के बाद अब सवाल ये है कि रूस इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या यह प्रतिक्रिया सीमित रहेगी या फिर रूस कोई बड़ा अप्रत्याशित कदम उठा सकता है, जैसे कि पारंपरिक हथियारों से हटकर किसी विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका जताई जा रही है कि रूस अपनी जवाबी कार्रवाई में बहुत सख्त हो सकता है। अब जब ये सब घटित हो रहा है तो भारत के लिए भी ये घटनाएं सीधी चिंता का विषय हैं। जिस तरह यूक्रेन ने अपने सशस्त्र ड्रोन को छुपाकर व्यापारिक कंटेनरों और ट्रकों के जरिए रूस के भीतर पहुंचाया, वही तरीका भारत के दुश्मन भी अपना सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच रोजाना सड़क मार्ग से बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। बांग्लादेश के साथ भी यही स्थिति है। रोज सैकड़ों ट्रक सीमा पार करते हैं। ऐसे में यह खतरा अब कल्पना मात्र नहीं रहा, यह एक वास्तविक चुनौती बन चुकी है। इसलिए अब भारत को न केवल जमीनी सीमाओं पर बल्कि अपने समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई युद्ध तकनीक असरदार साबित होती है तो उसे आतंकवादी संगठन तुरंत अपनाने की कोशिश करते हैं। भारत को अब अपने लॉजिस्टिक सिस्टम की सुरक्षा पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। जो भी माल और उपकरण सीमा पार से आते हैं, उनके संचालन और निगरानी का जिम्मा अब केवल देश की स्वदेशी कंपनियों को ही सौंपा जाना चाहिए। विशेषकर सुरक्षा के मामलों में विदेशों की कंपनियों पर निर्भरता देश के लिए भारी पड़ सकती है, और यह भी समझना होगा कि जिन देशों की नीतियां भारत के प्रति दोहरी हैं या जो खुले तौर पर भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देते हैं, उनके साथ व्यापारिक या संवेदनशील क्षेत्रों में किसी प्रकार का सहयोग भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। असल सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई इस सब से कोई सबक ले रहे हैं या फिर हमेशा की तरह सिर्फ खबरें देखकर भूल जाएंगे। कश्मीर को लेकर जो ताकतें भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके एजेंडे में ऐसा कोई तरीका शामिल हो सकता है। इस आशंका को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर भारत की न्यायपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी बहुत अहम हो जाती है, खास तौर पर तब जब देश की संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स से जुड़ी सुरक्षा सेवाओं में विदेशी कंपनियों को शामिल करने की बात सामने आती है। हम सब जानते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो ऑपरेशंस जैसी सेवाएं एक विदेशी कंपनी को दी जा चुकी थीं, जो कि एक खास देश से संबंधित है, और वो देश भारत के हितों के खिलाफ खुले या छिपे रूप से खड़ा रहा है। अब जब सरकार ने उस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी और अन्य जरूरी अनुमति रद्द कर दी है, तो अदालतों को भी इस राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े हाई कोर्ट्स के सामने ये अब एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा मौका है, जहां उन्हें दिखाना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी कॉर्पोरेट डील या अनुबंध से बढ़कर है। यह जरूरी है कि वो उस कंपनी की अपीलों को खारिज करें, ताकि देश की हवाई सुरक्षा को लेकर जो थोड़ी बहुत चूक की भावना बची थी, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो सके। अगर आज हम इस तरह के खतरों को अनदेखा करते हैं, तो कल को जब कोई बड़ी घटना घटती है, तब पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। टर्की की कंपनी को भारत से बाहर करना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है। यह उस सोच की बात है
जो यह मानती है कि सुरक्षा पर किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद उन देशों को अपनी सीमाओं के भीतर जगह दे देंगे जिनका झुकाव हमारे दुश्मनों की तरफ है, तो फिर हम अपने ही दरवाजे पर खतरे को आमंत्रित कर रहे होंगे। आखिर में सवाल वही है, क्या यूक्रेन का यह कदम सच में अकेले उठाया गया था या इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति थी जो सामने नहीं आना चाहती? यह विश्लेषण अब आपको करना है।